हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर विकास और आज है 25 मई। 25 मई को पूरे विश्व में वर्ल्ड थायराइड डे को मनाया जाता है। इस दिन को मनाने का मुख्य उद्देश्य यह है कि लोगों में थायराइड के प्रति जागरूकता फैलाई जाए, जिससे वो अपने थायराइड के लक्षण को पहचान सकें और उससे होने वाली जो परेशानियां हैं उनको समझकर सही इलाज कर सकें। तो सबसे पहले हम लोग ये जानते हैं कि थायराइड ग्लैंड क्या होती है। थायराइड ग्लैंड एक बटरफ्लाई शेप की हमारे नेक में ग्रंथि होती है, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट हार्मोन को सिक्रीट करती है। इसमें जो प्रमुख हार्मोन होते हैं वो T3, T4 और कैल्सिटोनिन नामक हार्मोन्स होते हैं। जो T3, T4 हार्मोन्स होते हैं इनको थायराइड हार्मोन्स भी कहते हैं। ये हार्मोन्स जो होते हैं हमारे शरीर में बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। हमारी जो बेसल मेटाबॉलिक रेट होती है उसको कंट्रोल करते हैं, हमारे जो कार्डियक फंक्शन होते हैं उसको कंट्रोल करते हैं, हमारे जो रिप्रोडक्टिव फंक्शन होते हैं उसको कंट्रोल करते हैं, और जो हमारे न्यूरोलॉजिकल सिस्टम होता है उसको भी कंट्रोल करते हैं। यदि इन हार्मोन्स में कोई गड़बड़ी हो जाती है, ये बहुत ज़्यादा हो जाते हैं या बहुत कम हो जाते हैं, तो हमें कई बीमारियां हो जाती हैं। जैसे जब इस हार्मोन्स की कमी हो जाती है, T3, T4 हार्मोन्स की अगर कमी हो जाए तो इसको बोलते हैं हाइपोथायराइडिज्म। तो आज सबसे पहले हम बात करेंगे कि हाइपोथायराइडिज्म क्या होती है। ये वो बीमारी होती है जब हमारी थायराइड ग्लैंड में प्रोड्यूस होने वाले हार्मोन्स T3 और T4 की वैल्यू कम हो जाती है। इसके जो मुख्य काज होते हैं, मुख्य कारण होते हैं, सबसे पहले बात करते हैं कि यदि हमारी जो थायराइड ग्लैंड है उसमें ही कोई प्रॉब्लम हो जाए तो उसको हम लोग बोलते हैं प्राइमरी हाइपोथायराइडिज्म। प्राइमरी हाइपोथायराइडिज्म का मतलब होता है कि जो हमारी थायराइड ग्लैंड है उसी में परेशानी है, जिसकी वजह से हमारे शरीर में थायराइड का लेवल कम हो जाता है। तो इसके सबसे प्रमुख कारण में आता है सबसे नंबर 1 पर, जैसे बोलते हैं हाशिमोटो थायरोइडाइटिस। ये एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर होता है। इसमें हमारे ही शरीर में जो एंटीबॉडीज़ होती हैं हमारे सेल के अगेंस्ट में बन जाती हैं, जो कि हार्मोन्स के लेवल को कम कर देती हैं। ये डेवलप्ड कंट्रीज़ में हाइपोथायराइडिज्म का सबसे मोस्ट कॉमन काज होता है। दूसरे नंबर पर बात आती है कि हमारे शरीर में अगर आयोडीन की ही कमी हो जाए, अगर आयोडीन की भी कमी हो जाती है तो भी हमारे शरीर में इन हार्मोन्स का लेवल कम हो जाता है, जिससे हमें जो होता है हाइपोथायराइडिज्म हो जाती है। पूरे विश्व में हाइपोथायराइडिज्म का सबसे मोस्ट कॉमन काज यही होता है कि हमारे शरीर में आयोडीन की कमी हो गई। इसके बाद में कुछ और कारण होते हैं, जैसे पोस्ट थायराइडेक्टमी हो गई, किसी वजह से हमारे थायराइड की सर्जरी हो गई, या पोस्ट रेडियो एब्लेशन थेरेपी चली, या कभी कभी कंजेनाइटल ही जो ग्लैंड्स होती है वो डिफेक्टिव बन जाती है। और कुछ ड्रग्स होती हैं, जैसे एमियाड्रोन के लंबे समय तक यूज़ करने से, लिथियम के लंबे समय तक यूज़ करने से, एंटी थायराइड ड्रग्स के लंबे समय तक यूज़ करने से भी जो होता है हमारे शरीर में थायराइड हार्मोन्स की कमी हो जाती है। कुछ इन्फिल्ट्रेटिव डिजीज़ होती हैं, जैसे सार्कोइडोसिस और एमिलाइडोसिस। ये सब जो होती है हमारे जो थायराइड ग्लैंड्स होती है उससे हार्मोन्स के प्रोडक्शन को कम कर देती हैं। तो ये हमने जाने कि ये सब प्राइमरी काज होते हैं, मतलब हमारी जो थायराइड ग्लैंड होती है उसके अंदर जो होता है गड़बड़ी हो जाती है, जिसकी वजह से हमारे शरीर में इन हार्मोन्स का लेवल कम हो जाता है। इसके बाद में अब हम बात करते हैं सेकेंडरी हाइपोथायराइडिज्म की। जो हमारी ये थायराइड ग्लैंड होती है इसको कंट्रोल करने के लिए एक और ग्रंथि होती है जिसको हम लोग बोलते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड। यदि हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड में कोई परेशानी हो जाए तो भी हमारे शरीर में थायराइड हार्मोन्स का जो लेवल होता है कम हो जाता है। जैसे कोई पिट्यूटरी का ट्यूमर हो जाए, कोई पिट्यूटरी में इन्फेक्शन हो जाए, कोई पिट्यूटरी में ट्रॉमा हो जाए, या सीहान सिंड्रोम हो जाए, तो ये जो काजेज़ होते हैं पिट्यूटरी से एसोसिएटेड होते हैं, जिसको हम लोग सेकेंडरी हाइपोथायराइडिज्म कहते हैं।
इसके बाद में हम लोग बात करते हैं टर्शरी हाइपोथायराइडिज्म की। मतलब पिट्यूटरी ग्लैंड के ऊपर भी एक ग्रंथि होती है जिसको हाइपोथैलेमस बोलते हैं। यदि हाइपोथैलेमस में कोई परेशानी हो जाए, कोई दिक्कत हो जाए तो टर्शरी हाइपोथायराइडिज्म हो जाती है। जैसे हाइपोथैलेमस में कोई इन्फेक्शन हो जाए, ट्रॉमा हो जाए या ट्यूमर हो जाए। हाइपोथैलेमिक कॉज बहुत रेयर कॉजेज़ में आते हैं। तो ये कुछ प्रमुख कारण होते हैं हाइपोथायराइडिज्म के। अब उसके बाद में बात करते हैं कि जो होता है ये अगर लेवल हार्मोन्स का कम हो जाता है तो हमारे शरीर में कौन कौन से लक्षण आएंगे, कौन कौन से सिम्टम्स होते हैं। तो सबसे पहले जो पेशेंट आता है कुछ जनरल सिम्टम्स लेके आता है जिसमें वो कंप्लेन करता है, सर हमारा जो होता है वेट बहुत बढ़ रहा है, जबकि उसकी जो एपेटाइट होती है, जो भूख होती है वो नॉर्मल होती है। दूसरी वो कंप्लेन करते हैं, सर हमको कोल्ड इंटॉलरेंस होता है, मतलब हमको ठंडी लगती रहती है। तीसरी बात वो कंप्लेन करते हैं कि जो हमारी वॉइस होती है वो थोड़ी हार्श वॉइस हो जाती है, मतलब थोड़ी भारी वॉइस हो जाती है। चौथा वो कंप्लेन करते हैं कि उनका किसी काम में मन नहीं लगता है, लिथार्जी फील करते हैं, फटीग बहुत रहती है। और इसके साथ ही वो कंप्लेन करते हैं कि उनको कॉन्स्टिपेशन जैसी समस्या रहती है, उनकी स्किन जो होती है वो ड्राई हो जाती है। तो ये कुछ जो होते हैं जनरल सिम्टम्स होते हैं जो हमें हाइपोथायराइडिज्म के पेशेंट में देखने को मिलते हैं। इसके अतिरिक्त कुछ रिप्रोडक्टिव जो होते हैं वो सिम्टम्स मिलते हैं। यूजली फीमेल्स में कंप्लेन करती हैं कि उनका जो मेंस्ट्रुअल पीरियड होता है वो बहुत हैवी ब्लीडिंग होती है या इर्रेगुलर हो जाता है। इनफर्टिलिटी की भी कंप्लेन करती हैं। तो ये कुछ जो होते हैं रिप्रोडक्टिव सिस्टम से एसोसिएटेड होते हैं। कुछ न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स आते हैं, जैसे पेशेंट जो होता है बताता है कि वो किसी चीज़ पे एकाग्र नहीं हो पाता है, लैक ऑफ कंसंट्रेशन रहती है, डिप्रेशन हो सकता है, डिमेंशिया हो सकता है और पेशेंट में पैरास्थीसिया होता है, मतलब उसको हाथ पैरों में टिंगलिंग सेंसेशंस होते हैं। तो ये कुछ लक्षण होते हैं जिससे हम पहचान सकते हैं कि हमें हाइपोथायराइडिज्म जैसी कोई बीमारी हो रही है। इसके बाद आप बात करते हैं कि डॉक्टर को कौन कौन से साइन मिलते हैं, डॉक्टर को कैसे पता चलता है, वो कौन कौन सी चीज़ों को चेक करते हैं। तो जब डॉक्टर पहले पल्स चेक करते हैं अपने क्लिनिक में तो यूजुअली ऐसे पेशेंट्स में ब्रैडीकार्डिया मिलता है। बीपी जब चेक करते हैं तो डायस्टोलिक हाइपरटेंशन मिलती है। यूजुअली क्या होता है कि जो हाइपोथायराइडिज्म का पेशेंट होता है उसका फेशियल पफिनेस होती है, पेरी ऑर्बिटल इडिमा मिल सकता है, हॉर्सनेस ऑफ वॉइस हो सकती है, हेयर जो होते हैं वो थिन हो सकते हैं। और जो होता है ये प्रमुख जो होते हैं साइन मिलते हैं। इसके साथ ही पेशेंट्स को नॉन पिटिंग इडिमा भी मिलता है। और जब हम लोग रिफ्लेक्सेस चेक करते हैं तो डिलेड जो होता है रिफ्लेक्सेस मिलते हैं। तो ये हमारे कुछ साइंस होते हैं जो हमें हाइपोथायराइडिज्म के पेशेंट में मिलते हैं। साइन के बाद बात करते हैं कि अगर हम पेशेंट को ट्रीट नहीं करें तो क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस डेवलप हो सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग कार्डियक कॉम्प्लिकेशंस की बात करेंगे, जिसमें पेशेंट को पेरिकार्डियल इफ्यूज़न हो सकता है, मतलब हार्ट के चारों तरफ बहुत पानी भर सकता है। डायस्टोलिक हाइपरटेंशन हो सकती है, हार्ट फेलियर हो सकता है, कंडक्शन एबनॉर्मेलिटीज़ हो सकती हैं। तो ये समस्याएं हार्ट से रिलेटेड हमें देखने को मिलती हैं। इसके बाद में रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जो पेशेंट होता है उसको इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम्स आ सकती है, मिसकैरेज हो सकता है, एबॉर्शन जैसी प्रॉब्लम्स जो होती है फेस करनी पड़ती हैं। इसके अलावा जो होता है कुछ न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स भी जो होते हैं कॉम्प्लिकेशंस आने लगते हैं, जैसे डिप्रेशन और डिमेंशिया होते हैं। इसके साथ में जो होता है कुछ मेटाबॉलिक कॉम्प्लिकेशंस आते हैं, जैसे हाइपर कोलेस्ट्रोलीमिया मिलती है और हाइपोनेट्रीमिया जैसे मिल सकती है। तो ये कुछ प्रमुख कॉम्प्लिकेशंस होते हैं। इसके बाद में हम लोग बात करते हैं कि इसको मैनेजमेंट कैसे किया जाता है।
मैनेजमेंट करने के लिए सबसे पहले हम लोग इन्वेस्टिगेशन कराते हैं। इन्वेस्टिगेशन में सबसे पहले जो कराया जाता है वो होती है थायराइड प्रोफाइल। थायराइड प्रोफाइल के आधार पर हमें बहुत सी जानकारी मिलती है कि पेशेंट को प्राइमरी हाइपोथायराइडिज्म है या सेकेंडरी हाइपोथायराइडिज्म है या सब क्लिनिकल हाइपोथायराइडिज्म है। यदि T3 T4 का लेवल कम है और TSH हाई आता है तो इसको प्राइमरी हाइपोथायराइडिज्म बोलते हैं। अगर T3 T4 का लेवल कम है साथ ही साथ TSH का भी लेवल कम है तो ये सेकेंडरी या टर्सरी हाइपोथायराइडिज्म हो सकती है। अगर T3 T4 का लेवल नॉर्मल है पर TSH का लेवल हाई है तो इसको सब क्लिनिकल हाइपोथायराइडिज्म बोलते हैं। तो यहाँ से हमें जो होता है ये जानकारी प्राप्त होती है। यदि हमें लगता है कि सेकेंडरी या टर्सरी हाइपोथायराइडिज्म होती है तो हम पेशेंट को जो होता है MRI ब्रेन के लिए जो होता है सजेस्ट करते हैं। फिर बात करते हैं कुछ नॉर्मल रूटीन इन्वेस्टिगेशन की, जैसे CBC करते हैं। CBC में हमें जो होता है नार्मोसिटिक या माइक्रोसिटिक एनीमिया मिल सकती है। लिपिड प्रोफाइल कराते हैं जिसमें हाइपरकोलेस्टेरोलेमिया मिलती है। ECG कराते हैं जिसमें ब्रैडीकार्डिया एवं लो वोल्टेज कॉम्प्लेक्सेस या कोई कंडक्शन एबनॉर्मलिटीज़ मिल सकती है। 2D को करते हैं टू रूल आउट फॉर पेरिकार्डियल इफ्यूज़न, कहीं हार्ट के चारों तरफ पानी तो कलेक्ट नहीं है। तो ये कुछ बेसिक इन्वेस्टिगेशंस होती हैं जो हम लोग थायराइड के पेशेंट के लिए प्रिस्क्राइब करते हैं। अब बात करते हैं ट्रीटमेंट की। ट्रीटमेंट में जो थायराइड का पेशेंट होता है उसमें लीवोथायरॉक्सिन का सप्लीमेंटेशन किया जाता है। लीवोथायरॉक्सिन का सप्लीमेंटेशन जो होता है, यदि हमारा कोई यंग एडल्ट पेशेंट आता है तो जो लीवोथायरॉक्सिन की डोज़ होती है 1.6 माइक्रोग्राम पर केजी पर डे के हिसाब से होती है। अगर पेशेंट एल्डरली है या कार्डियक पेशेंट है तो लो डोज से स्टार्ट करते हैं, 25 माइक्रोग्राम से स्टार्ट कर सकते हैं या 12.5 माइक्रोग्राम से स्टार्ट करते हैं और स्लोली जो होता है डोज़ को टाइट्रेट करते हैं। प्रेगनेंसी के केस में जो लीवोथायरॉक्सिन सप्लीमेंटेशन है उसकी डोज़ 30 से लेकर के 50% तक इंक्रीज़ कर जाती है। तो ये बात हुई हमारे सप्लीमेंटेशन की। सप्लीमेंटेशन में कुछ बातें हमें ध्यान में रखनी होती हैं कि जो लीवोथायरॉक्सिन होती है वो हमें बिफोर ब्रेकफास्ट लेनी होती है, मतलब सुबह खाली पेट लेनी होती है। लीवोथायरॉक्सिन को लेने के बाद में 30 से 60 मिनट तक हमें कुछ भी नहीं लेना चाहिए। साथ ही अगर हम लोग सप्लीमेंट ले रहे हैं तो कम से कम 4 से 6 घंटे के बाद में हमें आयरन या कैल्शियम प्रिपरेशन लेनी चाहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।